हेलो एवरीवन, क्लास 8 हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर की फ़ीचर्स बताए थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है की फ़ीचर्स रखे जाते हैं। तो उसमें पहला हमने पढ़ा था रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखित होना चाहिए और उसकी जो है उसको डिटेल से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। सेकंड इसका है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ये जो संविधान है वो परंपराओं पर, रूढ़ियों पर आधारित होता है और ये पार्टली फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसको पूरी तरह से इसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड इसका पॉइंट है वो है फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल होता है, यानी कि इसके अंदर सरकार जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो है परफॉर्मर बताती है, उसको पावर जो है वो पहुंचाती है, तो उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और कई जगह पर यहाँ पर यूनिटी इन स्पिरिट, और कभी कभी ऐसी की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटी बना दिया जाता है, जिसमें एक ही पार्ट के पास पूरी की पूरी जो है पावर्स को देना। इसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट को पूरी तरह से पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्थापना की जाती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म रखी जाती है, जिसमें पार्लियामेंट्स बनाई जाती हैं, जिसमें स्टेट की पार्लियामेंट अलग होती है और सेंट्रल की पार्लियामेंट अलग होती है, मगर जो पावर्स जो होती हैं वो दोनों को ही दी जाती हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट्री जो फॉर्म जो होती है उसके अंदर सेंट्रल के पास जो पार्लियामेंट बनाई जाती है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट बनाई जाती है उसके पास पावर्स जो होती है वो कम होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर को सेपरेशन करने के लिए इनके जो 3 पार्ट्स, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स जो होते हैं उनके पास पावर्स जो हैं वो पहुंचाई जाती हैं, जिसके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को अलग अलग पावर्स दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, फिर से समझा रही हूँ कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के थ्रू वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा एग्जीक्यूटिव के पास आते हैं और उनको लागू किया जाता है। और अगर बाई चांस इनके बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, कोई परेशानी आने लगती है, तो उसमें जो जस्टिस करने का जो राइट होता है वो होता है किसके पास? जुडिशरी के पास। तो तीनों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका टॉपिक है अ सेक्युलर स्टेट। यहाँ क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियस, अलग अलग सेक्स के इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ से हम सेक्युलर गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाए, सभी जातियों को समान समझा जाए, किसी को उसकी जाति और समाज या धर्म के आधार पर उनको जो है पावर्स न दी जाए। नेक्स्ट इसका टॉपिक है अ वेलफेयर स्टेट। ये एक ऐसी जो है गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर ऐसी स्टेट्स तैयार किए जाते हैं जो कि जनता की भलाई के लिए होते हैं, जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले काम होते हैं। नेक्स्ट इसका आता है टॉपिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं और ऑल राइट्स जो होते हैं वो उनकी मतलब धर्म, जाति इसके आधार पर नहीं, बल्कि इंडिया के सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो ये 6 राइट्स होते हैं जिनकी डिटेल हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट इसका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जिस तरह से हम जानते हैं कोई सी भी जो है स्टेट पॉलिसी बनाई जाए या सेंट्रल पॉलिसी बनाई जाती है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ सिद्धांत, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिनका कुछ मकसद होता है। तो इनके जो फर्स्ट जो हमारा इसका जो एम होता है वो होता है दियर एम इज़ टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू ऑल द पीपल। And then second, they try to secure economic and social equality for all the people. Fifth and third, they aim at promoting international peace and security. Fourth, they aim to establish a welfare state in India. आएगा है आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट इसका है टॉपिक, लास्ट टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पर जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट रखा जाता है, यानी कि उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, तभी जाके वो कोई भी डिसीज़न जो लेती है जुडिशरी वो अपने दिमाग से लेती है। स्टेट और सेंट्रल के बीच में जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे दोनों गवर्नमेंट के बीच में कुछ तनाव पैदा हो जाता है, तो उसका जो फैसला लेने का जो अधिकार होता है, जो न्याय करने का अधिकार होता है, वो होता है जुडिशरी का। इसलिए जुडिशरी पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन मेड। तो अलग अलग प्रोविजन से इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनको रखे जाते हैं। पहला है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, इसकी जो सर्विसेज हैं उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी ऑफ पे एंड अलाउंस, और जो भी अलाउंस दिए जाते हैं, जो भी पैसा दिया जाता है उसको भी सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट का जो प्रोसीजर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद की कोई पॉलिसीज़ इसके अंदर नहीं बनाई जाती है जजेस के लिए। फॉर डिसीजंस एंड डिक्रीज, और जो भी फ्री डिसीजंस एंड डिक्रीज, और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो पूरी तरह से फ्री होकर ही लिए जाते हैं। हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।